मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि वो ऐसे कौन से 10 महत्वपूर्ण उपाय हैं जिससे हम अपने मृदा स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, ताकि उसकी फर्टिलिटी अच्छी रहे और हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। किसी भी मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए, सॉइल हेल्थ के लिए, उसकी अच्छी क्वालिटी के लिए उसके 3 गुणों का अच्छा होना बहुत जरूरी है, जिस पे मैं एक लेक्चर पहले ही अपलोड कर चुका हूं। उस लेक्चर को आप जरूर देखिए। वो है मृदा के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और जैविक गुण। भौतिक गुण में मृदा का जो संरचना स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से जल निकासी, वायु संचार, जड़ों की ग्रोथ, बल्ब डेंसिटी बहुत निर्धारित होती है। अगर मृदा की संरचना अच्छी है, स्ट्रक्चर अच्छा है, तो भौतिक गुण अच्छे होंगे। इसी प्रकार से रासायनिक गुणों में अगर उसमें उपलब्ध न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी है, तो पौधों को अच्छा पोषण मिलेगा। और ये तभी संभव है जब उसके अंदर जैविक पदार्थों की अच्छी मात्रा हो। तो रासायनिक गुण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके साथ साथ उसकी पीएच क्या है, ईसी क्या है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जैविक गुणों में ये आता है कि उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कितनी है, उनकी एक्टिविटी कितनी है, क्योंकि यही जो सूक्ष्म जीव होते हैं न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन करने में, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो बिना सूक्ष्म जीवों के न्यूट्रिएंट उपलब्ध होना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज होता है वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से होता है। तो इन 3 गुणों को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अगर ये 3 गुण अच्छे रहते हैं तभी हम मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। नहीं तो मिट्टी का जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, सॉइल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी खराब होगी, फर्टिलिटी खराब होती जाएगी, तो जिससे हमारा उत्पादन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये तभी संभव है जब हम कुछ उपायों को ध्यान में रखें। यहाँ मैंने 10 उपाय लिखे हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए ताकि हमारी मिट्टी की उत्पादन क्षमता अच्छी रहे, उसकी हेल्थ अच्छी रहे। देखिए, किसी भी मिट्टी का जो सॉइल फर्टिलिटी है वो निर्धारित होता है उसके अंदर जैविक पदार्थ कितना है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है। तो मिट्टी के अंदर हमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बिना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाए, ऑर्गेनिक कार्बन जो ऑर्गेनिक मैटर पर निर्भर करेगा, बिना ऑर्गेनिक कार्बन ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाए हम किसी भी मिट्टी की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ा सकते, उसकी सॉइल फर्टिलिटी नहीं बढ़ा सकते। तो जैविक पदार्थों को बढ़ाना सबसे पहला उपाय है। बिना इसके सॉइल की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ सकती। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, किससे हम कर सकते हैं? एफवाईएम है, कंपोस्ट है, जैविक खादें आती हैं, केचुई खादें, बहुत तरह की खादें आती हैं। इसको हमें प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ये खाद हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा बहुत अच्छा उपाय हो सकता है वह है हरी खाद का। तो वैसे तो हमें हर तरह से जैविक पदार्थ बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ हम हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अब हरी खाद जो है दलहनी फसलों की ली जाती है, लेकिन ढैंचा एक बहुत अच्छी फसल है, तो अपने खेतों में हमें हरी खाद जरूर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरी जैविक खादें हैं, एफवाईएम है, गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, इसका भी हमें जब भी संभव हो इसका प्रयोग करना चाहिए। बिना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाए खेत की उत्पादन क्षमता, उसकी सॉइल फर्टिलिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी हेल्थ को हम अच्छा नहीं कर सकते। ये सबसे पहला उपाय यही है। दूसरा जो उपाय है, जो फसल अवशेष है, जो हमने फसल उगाई है, चाहे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, गन्ना, जो भी हमने फसल उगाई है, उसकी जो अवशेष हैं, देखिए जड़ें तो मिट्टी के अंदर रहेंगी, वो तो डिकम्पोज होके मिट्टी को अच्छा रखेंगी, लेकिन उसके जो फसल के अवशेष हैं, पत्तियां हैं, डंठल है, उसकी ज्यादा कोशिश होनी चाहिए हमारे खेत के अंदर ही रहे, खेत से बाहर ना जाए। तो ये हमारे फसल अवशेषों का प्रयोग खेत के अंदर ही होना चाहिए। तो चाहे हम इसको मिट्टी में दबा दें, चाहे हम इसका पलवार की तरह प्रयोग करें, मल्चिंग की तरह प्रयोग करें, मल्च हम 2 पंक्तियों के बीच में बिछाएं, फसल अवशेष जितने ज्यादा हमारे खेत में रहेंगे, हमारी मिट्टी अच्छी रहेगी। इसके 2 फायदे होते हैं फसल अवशेष के। एक तो ये ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएगा, दूसरा मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स लिए हैं वो इन फसल अवशेषों में फिर से रिसाइकिल हो जाएंगे। तो फसल अवशेषों से हमें यह फायदा मिलता है कि न्यूट्रिएंट रिसाइकिल होता है। दूसरा, अगर हम मल्च का की तरह प्रयोग कर रहे हैं, मतलब मिट्टी ऊपर इसे बिछा रहे हैं, तो मृदा अपरदन को रोकता है और ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ाता है। तो जितना ज्यादा संभव हो हमें फसल अवशेषों को खेत के अंदर ही प्रयोग करना चाहिए, खेत से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो उसकी हमें खाद बना करके उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। तो जितना ज्यादा हम फसल अवशेष को प्रयोग करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा और न्यूट्रिएंट रिसाइकिल होगा। हमारा खेत का जो न्यूट्रिएंट डंठल में, पत्ती में चला गया था, फिर से हमारी मिट्टी के अंदर आ जाएगा। तो बाहर से फिर हमें पोषक तत्व देने की, मतलब फर्टिलाइजर्स देने की कम आवश्यकता होगी। अगला जो हमें प्रयोग करना है वो बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना है। अब देखिए, इस बायो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन वाले आते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, भूमि से वातावरण से नाइट्रोजन लेते हैं, भूमि के अंदर फिक्स करते हैं। पीएसबी आता है जो फास्फोरस को सोल्युबलाइज करता है, केएमबी आता है, पोटेशियम मोबिलाइजिंग वाले आते हैं
जो पोटेशियम को मोबिलाइज करते हैं। आजकल जिंक वाले भी आ रहे हैं जो जिंक को सोलबलाइज करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर डालने का हमें यह फायदा मिलता है कि जो पोषक तत्व मिट्टी के अंदर फिक्स हो गए हैं या जो घुल नहीं पा रहे हैं या वायुमंडल की जो नाइट्रोजन हवा में है वो मिट्टी के अंदर लाने का काम करते हैं, तो इससे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। इसके साथ साथ इनका मिट्टी पे भी बहुत अच्छा असर आता है, क्योंकि ये सॉइल एग्रीगेशन में मृदा की संरचना को सुधारने में बड़ा काम करते हैं, क्योंकि इस तरह के पॉलीसैकेराइड्स निकालते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स निकालते हैं, जिससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। साथ साथ ये ऐसे रसायन निकालते हैं, केमिकल्स निकालते हैं जो पौधों की जड़ों के लिए बड़ा लाभकारी होते हैं। तो ये हर तरह से बायो फर्टिलाइजर हेल्पफुल होते हैं। तो जैव उर्वरकों का प्रयोग हम हर फसल में कर सकते हैं, चाहे वो सब्जी वाली फसल है, दलहनी फसल है, अनाज वाली फसल है, गन्ना है, कोई भी फसल है। तो हमको हर फसल में हर सीजन में इसका प्रयोग करना चाहिए, ताकि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स तो बनेंगे और जो इंसॉल्युबल हो गया है फास्फोरस, जो घुल नहीं पा रहा था, उसको घुलने का काम करेंगे। पोटेशियम जो फिक्स हो गया उसको घुलने का काम करेगा। जिंक जो फिक्स हो रहा है उसको घुलने का काम करेगा। नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ मिट्टी के गुणों पे भी इसके बड़ा अच्छे प्रभाव आते हैं। तो ये काम हमें जरूर करना चाहिए। और बायो फर्टिलाइजर्स बड़े सस्ते होते हैं। और इसके साथ साथ माइक्रोराइजा का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। माइक्रोराइजा जो फास्फोरस को उपलब्ध कराती है, साथ साथ मिट्टी को भी ये अच्छा रखने का काम करती है। तो ये कई तरह के बायो फर्टिलाइजर्स आते हैं, हमको इनका प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारी मिट्टी की दशा अच्छी बनी रहे। तो जब तक मिट्टी की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं होंगी, उसकी सॉइल क्वालिटी, उसकी हेल्थ, उसकी फर्टिलिटी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए हमको सारे ही उपाय करने चाहिए ताकि ये तीनों गुण बने रहें। अब देखिए, अगला पॉइंट जुताई का है। टिलेज हमें कितनी करनी चाहिए। देखिए, हम ज्यादा जुताई करते हैं तो मिट्टी के कण अलग अलग हो जाते हैं, जो कि पानी के साथ बह जाते हैं, हवा के साथ बह जाते हैं, तो मृदा अपरदन होता है। तो बहुत ज्यादा जुताई नहीं करनी चाहिए। मिनिमम टिलेज होता है, मतलब कम से कम जुताई करें। जितने जुताई में हमारा खेत तैयार हो जाए उतना ही करें। ऐसा नहीं 4-5 हैरो कर रहे हैं, नहीं तो मिट्टी जितनी महीन होगी, बारीक होगी, पानी के साथ बह जाएगी। और ऊपर की जो 6 इंच की मिट्टी होती है वही उपजाऊ होती है। उसी में न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा होते हैं और मैटर ज्यादा होता है, जड़ों की ग्रोथ भी उसमें सबसे ज्यादा होती है। तो ज्यादा जुताई हम करेंगे तो मृदा अपरदन होगा, मिट्टी बहेगी और हमारी जो टॉप सॉइल है वो खत्म हो जाएगी। तो मिनिमम टिलेज हमें कम जुताई करनी चाहिए, जुताई हम कम करें। इसके साथ साथ चूंकि हमारी मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है, नीचे तक ठोस हो जाती है, तो गहरी जुताई भी हमें 3-4 साल में एक बार कर देनी चाहिए। तो गहरी जुताई जरूर आप कर लें 3-4 साल में एक बार, अगर मिट्टी कॉम्पैक्ट हो रही है। खासतौर से क्ले मिट्टी बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती है, कार्बोनेट वाली मिट्टी नीचे चला जाता है, वो ठोस कर देता है। वहां ऐसी मिट्टी जहां कॉम्पैक्ट होने लगती है मिट्टी, वहां हमें गहरी जुताई जरूर करनी चाहिए। और जब हम खेत तैयार कर रहे हो तो उतने ही हैरो करें जितने में हम बीज बो सकते हैं, खेत हमारा तैयार हो जाए। तो कम जुताई करें और 3-4 साल में एक बार गहरी जुताई जरूर करें, ताकि मिट्टी पूरी पलट जाए, उसका संरचना सुधर जाए। इसके साथ हमारा जो अगला पॉइंट है वो है फर्टिलाइजर, उर्वरक प्रबंधन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम न्यूट्रिएंट क्यों दे रहे हैं, ये इस बात को हमें समझना पड़ेगा। पौधे कोई भी है, चाहे दलहनी फसल है, चाहे अनाज वाली फसल है, उनको एक निश्चित अमाउंट में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ताकि वो अपना जीवन चक्र पूरा कर सकें, अपना वेजिटेटिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, फल फूल बीज जो भी बनाना है उसको पूरा कर सकें। अगर ये पोषक तत्व मिट्टी से फसल को मिल जाते हैं तो फिर बाहर से उर्वरक देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मिट्टी के अंदर अगर पर्याप्त पोषक है तो फसल अच्छी तैयार होगी। लेकिन अगर मिट्टी के अंदर उर्वरक, ये न्यूट्रिएंट्स कम है, पोषक तत्वों की कमी है, तो फिर हमें बाहर से उर्वरक देने पड़ते हैं। अब ये उर्वरक ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं। तो हमको जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना चाहिए वो इस तरह से करें कि बहुत ज्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ना दें। आईएनएम का हम काम करें, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम करें। इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि हमें ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देने चाहिए। ऑर्गेनिक के जो भी सोर्स हैं प्लस इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स आते हैं, जैसे कि यूरिया है, एसएसपी है, डीएपी है, लेकिन बैलेंस्ड प्रयोग करें। तो दोनों को अगर हम फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का भी कर रहे हैं और केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, बैलेंस्ड कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं, तो पोषण अच्छा होगा, मिट्टी पे भी उसका अच्छा प्रभाव रहेगा और मिट्टी हमारी अच्छी बनी रहेगी। तो जो हम पोषण कर रहे हैं, उर्वरक प्रबंध कर रहे हैं, वो निर्भर करेगा कि हमारी फसल किस प्रकार की है, हमारी मिट्टी की दशा किस प्रकार की है। फसल को अगर ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है तो हमें ज्यादा देना पड़ता है। मिट्टी अगर हमारी फर्टाइल है, उत्पादन क्षमता अच्छी है, तो हमें कम देना पड़ता है। तो इस बात पे भी निर्भर करेगा। तो इसलिए आप हमेशा दोनों ही उर्वरकों का प्रयोग करें। टोटल केमिकल फर्टिलाइजर भी मिट्टी के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए जब भी जरूरत हो तो ऑर्गेनिक का उसमें जरूर करें। जैसे ही बायो फर्टिलाइजर का हम प्रयोग कर सकते हैं, माइक्रोराइजा का प्रयोग कर सकते हैं, क्रॉप रेजिड्यू को मिला सकते हैं। अगर हरी खाद की संभावना है तो हरी खाद हम जरूर मिलाएं। मतलब हर तरह का हमें प्रयास करना चाहिए कि ऑर्गेनिक भी जाए और इनऑर्गेनिक भी जाए, लेकिन एडिक्वेट हो,
जितनी पौधे को फसल की जरूरत है उतना दें, उससे ज्यादा ना दें। यूरिया नाइट्रोजन जितना जरूरत है उतना ही यूरिया दें, उससे ज्यादा ना दें, नुकसान करेगा, मिट्टी को प्रभावित करेगा, वातावरण को प्रभावित करेगा। इसलिए यहाँ जो उर्वरक प्रबंध है बहुत महत्वपूर्ण है। ये फसल पर निर्भर करेगा और हमारी मिट्टी की कितनी ताकत है, कितना पोषण दे सकती है, उस पर निर्भर करेगा। तो ये हर क्षेत्र के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जो भी हमें डोज देनी है वो रिकमेंडेड डोज देनी चाहिए। हर फसल की जो रिकमेंडेड डोज हर फसल की अलग अलग होती है, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग होती है। तो अपने क्षेत्र के अनुसार जो फसल बो रहे हैं उसकी जो संस्तुत मात्रा है उतना ही दें, उससे ज्यादा ना दें। फिर हमें जल निकासी का बहुत प्रबंध करना चाहिए, ड्रेनेज जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अगर मिट्टी के अंदर पानी भरा रहता है तो ये हमारी मिट्टी को खराब करता है। न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं वो नहीं हो पाते, ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन सही से नहीं हो पाता, मिट्टी के अंदर एनारोबिक कंडीशन बनी रहती है, सूक्ष्म जीव अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, वायु की कमी रहती है, जड़ें भी खराब रहती हैं, मिट्टी हर तरह से खराब हो जाती है अगर उसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो ड्रेनेज करना जरूरी है। तो ड्रेनेज दो तरह से होता है, एक तो मिट्टी के पानी, खेत के ऊपर से पानी हमारे निकलने की व्यवस्था, और नीचे भी मिट्टी के हमारे जो खेत है उसके नीचे भी पानी जाना चाहिए, ताकि जो ज्यादा बारिश का पानी है वो नीचे चला जाए। और ड्रेनेज अगर नहीं होता, मान लीजिए पानी यहाँ भरा रहता है, तो ये मिट्टी को तो खराब करेगा, हमारी फसल भी पीली पड़ जाएगी, जड़ें छूट रह जाएंगी, फसल भी खराब होगी, मिट्टी भी खराब होगी, और सूक्ष्म जीव अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारी जैविक खादें हैं, ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन है, न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन, वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्षेत्र जहां पानी भरा रहता है वहां की मिट्टी खराब हो जाती है, फर्टाइल नहीं रहती। अब ये पानी नीचे तक जाना चाहिए, इसके लिए हमें गहरी जुताई करनी चाहिए, कोई कंपैक्ट लेयर उसको भी तोड़ना चाहिए ताकि पानी नीचे जाए, और एक्सेस पानी जो है वो हमको खेत में मेड़ बना करके, नाली बना करके बाहर निकालना चाहिए। तो इससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी अच्छी बनी रहती है। ध्यान रखें, अगर पानी हमारे खेत में बना रहेगा तो मिट्टी को खराब करेगा। फिर मृदा सुधार की बहुत आवश्यकता होती है। देखिए, जो मिट्टी की जो पीएच है वो होनी चाहिए 6.5 से 7.5 के बीच में। अब अगर उसके अंदर लवण ज्यादा है, क्षारीय है, सोडियम ज्यादा है, तो उसकी पीएच 7.5 से ज्यादा हो जाती है। और उसके अंदर अगर एल्युमिनियम ज्यादा है, अम्लता ज्यादा है, तो उसकी पीएच 6.5 से कम हो जाती है। तो दोनों ही मिट्टी खराब होती है, अम्लीय मिट्टी भी, क्षारीय मिट्टी भी। तो अगर उसके अंदर सोडियम बहुत ज्यादा हो रहा है मिट्टी के अंदर, तो हम जिप्सम डाल करके लीचिंग करें, तो ये जिप्सम सोडियम को कम करेगा। अगर केवल लवणों की प्रॉब्लम है, साल्ट ज्यादा हो रहा है, सोडियम ज्यादा नहीं है, तो केवल पानी भर के लीचिंग कर देंगे तो मिट्टी सुधार हो जाएगा। तो ये तो हम लवणीय क्षारीय मृदा को सुधार कर सकते हैं। अगर मिट्टी अम्लीय हो रही है तो ऐसी मिट्टी में फिर हमें चूना डाल के सुधार करना चाहिए। तो जब तक हम मृदा का सुधार नहीं करेंगे, मिट्टी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अगर अम्लता बहुत ज्यादा है, क्षारता बहुत ज्यादा है, लवणता बहुत ज्यादा है, तो ये मिट्टी एक साल में नहीं सुधर पाती है। इसको फिर कई साल तक हमें हर बार इसका सुधार करना चाहिए, ताकि ये सुधार करके ही मिट्टी धीरे धीरे सही होती है। एक या दो बार में इस तरह के समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तो इसमें लंबा समय लगता है, लेकिन मिट्टी का सुधार होता है। जैसे ही मिट्टी का सुधार होगा उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। तो मृदा सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ देखिए, मृदा संरक्षण जिसे हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया, ऊपर की जो 6 इंच की जो मिट्टी होती है यही उपजाऊ होती है, 15 सेंटीमीटर की जो टॉप होती है। अब ये क्या होता है, पानी के साथ बह जाती है, हवा के साथ बह जाती है। तो अब ये अगर बहती रहेगी, धीरे धीरे बहती रहेगी, तो जो टॉप 15 सेंटीमीटर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वहीं सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, वहीं सबसे ज्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, रूट की ग्रोथ होती है। यही सबसे फर्टाइल सॉइल है। तो अगर ये फर्टाइल सॉइल खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बह जाएगी, तो हमारे खेत की उत्पादन क्षमता खराब हो जाएगी। तो मृदा संरक्षण करना बहुत जरूरी है, सॉइल कंजर्वेशन। तो इसलिए खेत के चारों तरफ मेड़ बना के रखना चाहिए, इस मेड़ पे हमें घास लगा के रखनी चाहिए ताकि जल्दी से बन टूटे नहीं, और हरा चारा भी हमें मिलता रहता है। खेत लेवल्ड होना चाहिए ताकि पानी बहुत स्लोप होगा तो पानी बहुत तेजी से बहेगा। ज्यादा बारिश होने पर खेत में नालियां बनाकर उसको सेफ वेलोसिटी से निकालना चाहिए। इंटरनल ड्रेनेज की व्यवस्था करनी चाहिए, बहुत ज्यादा जुताई नहीं करनी चाहिए। तो मृदा संरक्षण बहुत जरूरी है, सॉइल कंजर्वेशन। अगर ये मृदा अपरदन होता रहेगा तो मिट्टी हमारी खराब होती रहेगी, इसलिए इसको संरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक बार हमारे खेत की मिट्टी अगर खेत चली गई तो फिर जो नीचे की मिट्टी होती है वो उतनी उपजाऊ नहीं होती है। इस पे भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जरूर आप उसको देखिए कि मिट्टी जो 6 इंच की है वो कितनी उपजाऊ होती है। फिर देखिए, रसायनों का हम खेती में उपयोग लिमिटेड करें, इसका बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करें। देखिए, ये जो रसायन होते हैं ये एक तरह के पॉइजन ही होते हैं, जो तो घास को मारते हैं या कीड़ों को मारते हैं, बीमारी को मारते हैं। जब ये मिट्टी के अंदर जाते हैं तो सूक्ष्म जीवों पे भी इनका बुरा असर आता है। तो अगर हमें रसायनों की जरूरत पड़ रही है, किसी हर्बिसाइड की या इंसेक्टिसाइड की, फंजीसाइड की, तो जितना जरूरी है उतना ही डालें, अंधाधुंध इसका प्रयोग ना करें। घास को मारने के लिए जो हर्बिसाइड की एक रिकमेंडेड डोज होती है उसी का प्रयोग करें, उससे ज्यादा डोज का प्रयोग ना करें।
इसी तरह से कीड़ों को मारने के लिए भी इंसेक्टिसाइड की एक डोज होती है, पर्टिकुलर डोज रहती है, उसी डोज का हमें प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि मिट्टी में जितने ज्यादा हम रसायन डालेंगे, मिट्टी की क्वालिटी उतनी खराब होगी। लेकिन कभी कभी घास इतनी ज्यादा हो जाती है, कीड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फिर हमें केमिकल्स का प्रयोग करना पड़ता है उसको रोकने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो रिकमेंडेड डोज होती है और जो पानी की मात्रा जो होती है, उसी में उसका प्रयोग कर रहे हैं, सही समय पर सही डोज सही तरीके से हम डाल देंगे तो वो घास का, कीड़ों का, बीमारी का नियंत्रण हो जाता है। समस्या तब होती है जब हम उसको सही ढंग से नहीं डालते हैं, गलत तरीके से डाल देते हैं, बहुत ज्यादा डोज डालते हैं, तो मिट्टी हमारी इससे खराब होती है। तो इसका हमें लिमिटेड प्रयोग करना है, रेस्ट्रिक्टेड प्रयोग करना है कि उतना ही करें जो जिससे कि उसको हम नियंत्रित कर सकें। अब देखिए, फसल चक्र का एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है मृदा के स्वास्थ्य पे। और आप सोचेंगे भाई फसल उगाने से मृदा स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक ही फसल चक्र अगर हम लेते रहते हैं, एक जैसी फसलों का, जैसे हमने धान गेहूं का फसल चक्र ले रहे हैं, तो अब देखिए दोनों सीरियल हैं, दोनों को हम लगातार 8 सालों से, 6 सालों से, 5 सालों से लगातार उगाते जा रहे हैं। तो धान के अंदर कुछ विशेष प्रकार के घास ज्यादा आएगी, उस घास को खत्म करने के लिए हमें केमिकल ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसी तरह से गेहूं के अंदर की पर्टिकुलर घास की समस्या ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक ही तरह की फसल उगाने से कुछ घास ज्यादा आने लगती है। जैसे धान के अंदर इकाइनोलोआ की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, गेहूं के अंदर फेलिस माइनर और बथुए की समस्या बढ़ जाएगी। इसी तरह से लगातार धान उगाने से हो सकता है बीएलबी की समस्या, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की समस्या बढ़ जाए, गेहूं में रस्ट की समस्या बढ़ जाए। तो जब एक ही प्रकार के हम फसल चक्र को लेते हैं तो उसमें लगने वाली बीमारियां, उसमें लगने वाले कीट, उसमें साथ में उगने वाली घास की संख्या बढ़ती चली जाती है। उसको नियंत्रित करने के लिए फिर हमें ज्यादा केमिकल प्रयोग करने पड़ते हैं। उस केमिकल से मिट्टी खराब होती है। इसके साथ साथ क्या होती है, एक ही प्रकार की फसल लेने से मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी खत्म होने लगती है, क्योंकि ये विशेष प्रकार के ही पोषक तत्वों को लेती हैं। तो मिट्टी के अंदर उन्हीं पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आने लगती है। अगर हम फसल चक्र को बदलते हैं, बीच में मान लीजिए दलहनी फसल ले लें, तो दलहनी फसल से जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन बढ़ेगा और घास की समस्या भी वो नहीं आएगी जो धान या गेहूं में आती है। तो ये प्रयास हम करें कि फसल चक्र को हम बदलते रहें हर 3-4 साल में, ताकि विशेष प्रकार की घास ना आए, कीड़े बीमारियां उसके अंदर ना बने। इसको हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं, कि फसल चक्र को बदलना। कोई बीच में दलहनी फसल ले लें, कभी धान के बाद गेहूं के बाद कोई चना ले लें, या धान को हटाना चाह रहे हैं तो मक्का या सोयाबीन ले सकते हैं, या दोनों फसलों को ही बदल सकते हैं, या एक बार में खरीफ की फसल बदल दी, एक बार में रबी की फसल बदल दी, या दोनों ही फसलों को हमने बदल दिया। तो बदलेंगे तो इससे मिट्टी पे भी इसका अच्छा असर आता है, मृदा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो अगर आप इन उपायों को अपनाएंगे, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, मिट्टी की क्वालिटी, मिट्टी की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य वो अच्छा बना रहेगा, और मिट्टी जितने समय तक फर्टाइल रहेगी उतना हमें अच्छा उत्पादन मिलता रहेगा, और हमारे खेती का खर्चा भी कम आएगा। नहीं तो अगर मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो हमें हर तरह के इनपुट्स बढ़ाने पड़ते हैं, फर्टिलाइजर बढ़ाने पड़ते हैं, दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती हैं, जिससे खेती का खर्चा बढ़ता है और हमें फिर लाभ कम होता है। इसलिए मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, सभी उपायों को अपनाने का प्रयास कीजिए, ताकि हेल्थ अच्छी रहे, क्वालिटी अच्छी रहे, और आपको अच्छा उत्पादन मिले और खेती का खर्चा भी कम आए। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो मैंने खासतौर से किसान भाइयों के लिए बनाई है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।